एमए फाइनल के विद्यार्थियों, हमने गुप्त प्रशासन की सामाजिक जीवन की चर्चा करी थी। आज हम गुप्त प्रशासन के आर्थिक जीवन की चर्चा हम करेंगे। गुप्त प्रशासन में जो इकोनॉमिक लाइफ थी वह बहुत समृद्ध अवस्था में थी। इस काल में आर्थिक जीवन समृद्ध था। विस्तृत साम्राज्य एवं सुयोग्य प्रशासन के कारण आर्थिक जीवन के सभी पक्षों कृषि, पशुपालन, उद्योग एवं शिल्प तथा व्यापार वाणिज्य में प्रचुर प्रगति हुई। कृषि का जहाँ तक हम चर्चा कर रहे हैं तो गुप्तकालीन जो साहित्य स्मृतियां हैं, बृहत संहिता है, अमरकोश है और कालिदास की जो रचनाएं हैं उनसे गुप्तकालीन कृषि के बारे में जानकारी मिलती है। वैसे भी जो गुप्त काल को जानने के लिए साहित्य बहुत बड़ा स्रोत है। उसके अलावा जो इंस्क्रिप्शंस है उनसे भी हमको गुप्त काल के बारे में बहुत सी प्रचुर सामग्री हमको उपलब्ध होती है। तो कृषि का जो उल्लेख है या कृषि से संबंधित जितनी भी चर्चाएं हैं वो सारी चर्चाएं यहाँ के साहित्य में हमको प्रचुर मात्रा में मिलती है। यहाँ पर कृषि से संबंधित हल में लोहे का फाल का प्रयोग किया जाता था। बृहस्पति व नारद स्मृतियों में लिखा है कि कृषि उपकरणों को जो भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता था उसको कठोर दंड दिया जाता था। इसी प्रकार बृहत संहिता में बीजों की गुणवत्ता बढ़ाने व धरती की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करने के तरीकों का उल्लेख किया गया है। कृषक अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर होते थे, लेकिन गुप्त सम्राट की ओर से प्रजा को सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया गया। संहिता में एक पूरा अध्याय पृथ्वी के नीचे जल खोजने की विधियों से संबंधित है। अमरकोश में उपज की विभिन्न गुआ के नाम मिलते हैं। मतलब गुआ का मतलब विभिन्न प्रकार की किस्में है ना, जिनमें गेहूं, धान, जवार, ईख, बाजरा, मटर, दाल, तिल, सरसों, अलसी, काली मिर्च आदि के नामों के उल्लेख हमको बृहत संहिता में प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जो पशुपालन है तो इस काल में पशुपालन जीविका का मुख्य साधन था। अमरकोश एक पुस्तक का नाम है। उस समय का ग्रंथ था अमरकोश। उसमें पालतू पशु के रूप में गाय के अतिरिक्त घोड़े, भैंस, ऊंट, बकरी, भेड़, गधा, कुत्ता, बिल्ली आदि को गिनाया गया है। बैल हल चलाने और सामान ढोने के काम में आता था। यहाँ का जो उद्योग व शिल्प था वह बहुत ही समृद्ध अवस्था में था। जब इसके उद्योग और शिल्प को देखते हैं तो हमें यहाँ की विशेषज्ञता का विकास का भान होता है। वहीं दूसरी ओर प्रौद्योगिकी या तकनीकी कौशल में अद्भुत प्रगति दृष्टिगोचर होती है। इस काल में धातु शिल्प है, वस्त्र निर्माण है, आभूषण कला है, काष्ठ शिल्प है, पाषाण शिल्प है, हाथी दांत का काम है। इन सभी उद्योगों में बहुत ही प्रगति हुई। गुप्त काल में धातु शिल्प के क्षेत्र में विशेष उन्नति हुई। इस काल में धातु विज्ञान के हर अद्भुत प्रगति का एक भव्य उदाहरण हमें प्राप्त होता है, जिसके बारे में आप भी परिचित होंगे कि मेहरौली में एक लौह स्तंभ मिला है। मेहरौली दिल्ली में स्थित है, जो इतने लाखों वर्षों के बाद भी यहाँ बिना जंग लगे हुए वह लौह स्तंभ अक्षत खड़ा है। मतलब उस समय का जो लोहा इस प्रकार था कि वहां उस पे जंग नहीं लगा है। इसी प्रकार गुप्तकालीन ताम्र शिल्प का एक श्रेष्ठ उदाहरण विशालकाय बुद्ध की मूर्ति है, जो सुल्तानगंज भागलपुर से मिली थी और बर्मिंघम के संग्रहालय में स्थित है।
कामसूत्र में धातु विज्ञान को 64 कलाओं में से एक कला के रूप में माना जाता है। यहाँ धातु कर्म का जो सर्वोत्तम उदाहरण इस काल के सिक्कों की बनावट के रूप में भी देखा जाता है। ताम्र पत्रों पर जो लगी हुई मुहरें हैं वह भी धातु शिल्प का श्रेष्ठ उदाहरण है। ताम्र पत्र, मैं थोड़ा सा आपको ताम्र पत्रों के बारे में बताना चाहूंगी। ताम्र यानी तांबा। इस काल में ताम्र पत्र मुख्य रूप से किस लिए यूज होते थे? भूमि दान के रूप में। भूमि जो राजा होते थे वो अपने को अक्षय, उनको धर्म की वृद्धि करने के लिए, अक्षय उनको पुण्य प्राप्त करने के लिए वह अपने ब्राह्मणों को दान देते थे। तो उस दान को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए वह ताम्र पत्रों पर इस प्रकार के लेख हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के रूप में मिले हैं। तो गुप्त काल की जो सहस्र स्वर्ण मुद्राएं हैं वह ताम्र पत्र पर लगी हुई मुहरें हैं, वह विशुद्ध भी है और कलात्मक है। ये गुप्त काल की आर्थिक संपन्नता, कलात्मक सौंदर्य सृष्टि तथा तकनीकी कौशल का ज्वलंत उदाहरण है। इतिहास में भारतीय ढंग से सबसे सुंदर सिक्के गुप्त काल में हैं। सिक्कों का जो और उनका अंकन है और उनका शिल्प है और मूर्तियों का जो अंकन है बहुत ही कलात्मक है। डॉक्टर अल्तेकर ने इस विषय में लिखा है। डॉक्टर अल्तेकर एक बहुत बड़े इतिहासकार थे। उन्होंने लिखा है कि कलात्मकता, मौलिकता एवं विविधता में सम्राटों की स्वर्ण मुद्राएं प्राचीन भारतीय मुद्राओं में अपनी सानी नहीं रखती है। यानी जो उनकी स्वर्ण मुद्राएं हैं गुप्त काल की, उनकी तुलना नहीं की जा सकती है, इतनी कलात्मकता थी उनमें। गुप्तवंशीय सम्राटों में सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के प्रचलित किए जो सोने के हैं, जिनका वजन 111 ग्रेन है। ये सिक्के एक ही प्रकार के हैं, वह है राजा रानी प्रकार के। समुद्रगुप्त के काल में भी गुप्त मुद्राओं की विशेष उन्नति हुई। ये कई प्रकार की थी और कलात्मक दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट समझी जाती थी। समुद्रगुप्त ने 6 विभिन्न प्रकार की मुद्राएं प्रचलित करी थी, जो इस प्रकार है। एक तो ध्वजधारी प्रकार, दूसरा है धनुर्धारी प्रकार, तीसरा है परशुधारी प्रकार, चौथा है अश्वमेघ प्रकार, पांचवा है वीणाधारी प्रकार और छठा है व्याघ्र निहंता प्रकार। समुद्रगुप्त द्वारा प्रचलित सोने के सिक्कों का तोल 118 से 122 ग्रेन है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में सोने के अतिरिक्त चांदी तथा तांबे का भी मुद्राओं के लिए प्रयोग किया गया था। यहाँ की 8 प्रकार की जो स्वर्ण मुद्राएं मिली है वो तोल की दृष्टि से 3 श्रेणियों में बांटी गई है, 121 ग्रेन, 125 ग्रेन और 132 ग्रेन। गुप्त वंशीय सम्राटों में सिक्कों का जो सर्वाधिक प्रचलन था वो कुमार गुप्त प्रथम ने किया। इनके द्वारा प्रचलित मुद्राओं में साम्राज्य के धन और वैभव का प्रतिबिंब भी मिलता है, जो अपनी नवीनता, कलात्मकता और लेखों की काव्यमयता के कारण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कुमार गुप्त ने 14 प्रकार के स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया था, जिसमें अश्वारोही, कार्तिकेय, खड़ग निहंता, सिंह निहंता प्रकार की मुद्राएं प्राचीन भारतीय मुद्रा कला में सर्वोत्तम उदाहरण समझी जाती है। कुमार गुप्त की स्वर्ण मुद्राएं तोल में 125 और 128 ग्रेन की है। स्कंद गुप्त के काल से मुद्राओं की शुद्धता तथा सौंदर्य में कमी होने लगती है। गुप्त साम्राज्य के वैभव काल में स्वर्ण मुद्रा प्रकारों में जो आकर्षक विविधता और मौलिकता दिखाई देती थी वह अब लुप्त होने लगी थी। स्वर्ण मुद्राओं का तोल तो 120 ग्रेन से बढ़ाकर 144 ग्रेन कर दिया गया था। स्कंद गुप्त ने 2 प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किया, धनुर्धारी प्रकार तथा राजा लक्ष्मी प्रकार। परंतु स्कंद गुप्त के उत्तराधिकारियों के काल में मुद्राएं कम मिलती है।
क्योंकि इस समय हूणों के आक्रमण हो रहे थे और गुप्त काल एक तरह से पतन की ओर अग्रसर था। इस काल की जो मुद्राएं मिश्रित सोने की धातु की मिलती है, जो तौल में 144 ग्रेन अधिक है तथा मुख्यतः एक ही प्रकार की धनुधर प्रकार की वह मुद्राएं मिलती है। वस्त्र निर्माण अगर गुप्त काल का हम देखते हैं तो अमरकोश ने में लिखा है कि यहाँ पर बहुत ही बारीक कपड़ा बनाया जाता था, जिसको अधिकतर जो वैभवशाली या धनी व्यक्ति थे वो उपयोग में लिए जाते थे। इसी प्रकार रोमिला थापड़ ने भी यहाँ के वस्त्र उद्योग की प्रशंसा करी है और विदेशी बाजारों में इसकी मांग थी, इसका उल्लेख किया है। यहाँ पर जो प्राचीन काल में श्रेणी तथा गिल्ड नाम की संगठन बने हुए थे, ये श्रेणियां आर्थिक रूप से संपन्न होती थी और इनका कार्य बहुत ही इम्पोर्टेंट था। जो श्रेणी संगठन थे उन्हें निगम तथा गण भी कहा जाता था। वे आधुनिक बैंक की भांति कार्य करती थी और ऋण पर ब्याज देने का कार्य भी करती थी। ये कई उपयोगी कार्य भी करती थी, जैसे सभागृहों का निर्माण, यात्रियों के लिए विश्राम गृह, जलाशय, उद्यान, मंदिर आदि का निर्माण ये श्रेणियां ये करती थी। तो श्रेणियों का इस काल में महत्वपूर्ण स्थान है। स्कंदगुप्त के काल में इंदौर ताम्रपत्र में एक उल्लेख आया है कि इंदौर के देव विष्णु नामक ब्राह्मण ने इंद्रपुर की एक तैलिक श्रेणी के पास इस उद्देश्य से रुपया जमा कराया था कि उसके सूद से यानी ब्याज से सूर्य मंदिर में दीपक जलाने की व्यवस्था की जाएगी। तो इस प्रकार इस काल में जो श्रेणियां थी उनका काफी इम्पोर्टेंस था। अगर हम इसके इस समय के आंतरिक व्यापार पर दृष्टि डालें तो गुप्त साम्राज्य पूर्व तथा पश्चिम दोनों ओर से समुद्रों से सटा हुआ था। जल व्यापार दोनों जोर शोर से चल रहे थे। आंतरिक व्यापार सड़कों और नदियों के द्वारा किया जाता था। व्यापार की वस्तुओं में दैनिक उपयोगिता के साथ साथ विलासिता की वस्तुएं भी शामिल थी। नारद एवं बृहस्पति की स्मृति में क्रेताओं और विक्रेताओं के समान हितों के लिए अनेक विनिमय मिलते हैं। गुप्त काल में जो मार्ग थे वह सुरक्षित थे। फाहियान ने उल्लेख किया है कि उसने अपनी यात्रा के दौरान कहीं भी असुरक्षा महसूस नहीं करी। दूसरी ओर अगर हम गुप्त काल के विदेशी व्यापार पर दृष्टि डालें तो हम कह सकते हैं कि भारतीय बंदरगाहों का इस काल में अनेक देशों से स्थायी सामुद्रिक संबंध बना हुआ था। चीन, श्रीलंका, फारस, अरब, इथोपिया तथा रोमन साम्राज्य से इनके संबंध थे। चीन का रेशम जो चिनांशुक के नाम से प्रसिद्ध था, भारत के बाजारों में अत्यधिक लोकप्रिय था। भारत से बेजेंटाइन साम्राज्य को दो महत्वपूर्ण वस्तुएं भेजी जाती थी, निर्यात की जाती थी, वह थी रेशम और मसाले। इस समय का जो भृगु कच्छ या भड़ोच जो बंदरगाह था वह बहुत ही महत्वपूर्ण था। दूसरा बंदरगाह था ताम्रलिप्ति। तो ये गुप्त काल के जो दो बंदरगाह थे, भड़ोच और ताम्रलिप्ति, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। पूर्वी भारत से सामुद्रिक व्यापार होता था। चीन, इंडोनेशिया तथा श्रीलंका से भी यहाँ पर सामुद्रिक जो जहाज थे वो आते जाते थे। रोमिला थापड़ ने इस विषय में लिखा है कि भारतीय जलयान अब अरब सागर, हिंद महासागर तथा चीन सागर की नियमित यात्रा करने लगे थे और इन क्षेत्रों के प्रत्येक बंदरगाह में वे दिखाई पड़ते थे। तो इस प्रकार आंतरिक व्यापार ही नहीं, विदेशी व्यापार भी इस काल का बहुत ही समृद्ध था और जिससे आगे भी जो वर्धन वंश आता है उस काल तक आते आते भी इस आंतरिक तथा विदेशी व्यापार ने अपना स्थायित्व बनाए रखा और गुप्त काल को
एक तरह से स्वर्ण काल कहे जाने में यहाँ की आर्थिक व्यवस्था का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। धन्यवाद।